अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, शेख रशीद अहमद साहब की ज़बान में पीडीएम आज टाए टाए फिश हो गई। आज एएनपी के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मखसूस जमातें पीडीएम को हाईजैक कर चुकी हैं। पीडीएम को ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एएनपी को दीवार से लगाया जा रहा है। ज़ाती एजेंडे के लिए किसी का साथ नहीं देंगे। और शोकॉज नोटिस पर अमीर हैदर होती ने कहा कि हम सिर्फ असफंदयार वली को जवाब दे हैं, हम पीडीएम से अलहदगी का ऐलान करते हैं। अब सवाल ये है कि शोकॉज नोटिस तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी भेजा गया है। अब सवाल ये है कि क्या पीडीएम वाकई ज़ाती मफादात और ज़ाती एजेंडे के लिए बनाई गई थी? क्या वाकई कहीं पीपल्स पार्टी ने भी गिलानी साहब को सेनेटर बनवाकर उनकी नाअहली का बदला उन जमातों से लिया है जिनके वोटों से गिलानी साहब सेनेटर बने? अब लगता है कि पीडीएम एक दूसरे के साथ साथ अवाम भी अब इनसे मायूस हो चुके हैं। एक दूसरे पर तो एतमाद उठा, अब अवाम का भी जो है ना एतमाद उठ चुका है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बारे में क्या फ़ैसला करेगी? पीडीएम में रहना है, नहीं रहना है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अवाम के नज़दीक इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है महंगाई। सेनेट में कौन अपोजिशन लीडर बने, चेयरमैन सेनेट बने, ये एक आम आदमी का मसला नहीं है। ग्लोबल मार्केट और कंसल्टिंग फर्म का एक सर्वे सामने आया है जिसके नतीजे में ये बातें सामने आई हैं कि जो सार्फिन का एतमाद है अब ये बहुत नीचे आ गया है। सर्वे में 32% लोगों के नज़दीक महंगाई ही सबसे बड़ा मसला है। इसके बाद बेरोज़गारी है और फिर कोरोना की परेशानी है। सर्वे में ये भी बात सामने आई जो लोगों के लिए बड़ी परेशान कुन है कि वज़ीर आज़म लोगों के मौशी खौफ को कम करने के बजाय सिर्फ करप्शन और करप्शन के खात्मे की बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि ये हुकूमत मौजूदा जो मसाइल हैं इनका ज़िम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों को ही समझती है। बकौल वज़ीर आज़म के इन लोगों ने मईशत का बेड़ा गर्क किया, लेकिन वज़ीर आज़म साहब आज कौम को अगर ये समझा दें कि मईशत को ज़बूहाली की तरफ ले जाने वाली नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुआशी टीम के लोग आज फिर आपके साथ काम क्यों कर रहे हैं, क्यों हफीज़ शेख आपके साथ थे, क्यों पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन आज आपकी इकनॉमिक एडवाइजरी कमेटी का हिस्सा हैं, क्यों वक़ार मसूद जो इसहाक डार के फाइनेंस सेक्रेटरी थे आज वो आपकी टीम का हिस्सा हैं? ये बहुत से सवालात हैं जो जवाब तलब है। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आज़म नज़ीर तारड़ साहब आपका। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, ऑपोजिशन लीडर का ओहदा सेनेट में इतना ज़्यादा इस पर हंगामा बर्पा हो गया, इतने इख्तलाफात आप लोगों के बढ़ गए पीडीएम के अंदर कि पीडीएम ने शो कॉज नोटिस भेज दिया एएनपी को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जिसका नतीजा ये हुआ कि एएनपी ने तो बाकायदा आज हाथ खड़े कर दिए और कहा कि हम अलहदगी का ऐलान करते हैं। कुछ जो लोग हैं वो ज़ाती मफादात, ज़ाती एजेंडे के लिए पीडीएम को इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, ये ओहदों के लिए इतना बड़ा आप लोगों का पीडीएम का मकसद था, ये आपको लगता है कि दुरुस्त हुआ है? देखिए फातिमा, ये ओहदे की लड़ाई नहीं है, ना ही ये लड़ाई है। ये बेसिकली डिसिप्लिन की बात है। जब भी आप कोई इत्तेहाद बनाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन या किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप कुछ थोड़े से कवायद ज़वाबित रखते हैं। पीडीएम जब पिछले साल सितंबर में बनी तो उसके मकासद भी तय हुए और उसकी एक तंजीम साजी की गई इस हवाले से कि उसका एक स्ट्रक्चर बनाया गया जिसमें ये कहा गया कि फलां पार्टी फिलहाल उसकी सदारत करेगी, फलां पार्टी जो है वो नायब सदर है, फलां पार्टी के पास सेक्रेटरीशिप है, फलां पार्टी जो है उसका इतलात का महकमा संभालेगी या शोबा संभालेगी। और इसी तरह सेनेट इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI, क्योंकि ये मेन स्टेक होल्डर्स हैं पार्लियामेंट में, तो तकसीम ये हुई कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को पीडीएम ने सपोर्ट किया सेनेट के इलेक्शन में जब उनका मुकाबला था हफीज़ शेख साहब से। जब वो कामयाब हो गए तो फिर पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए चेयरमैन सेनेट का स्लॉट मांगा, जो कि उन्हें बखुशी दे दिया गया। JUI ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को फील्ड किया फॉर डिप्टी चेयरमैन सेनेट और उसी मीटिंग में ये डिसाइड हुआ, जिसका ऐलान मियां इफ्तिखार साहब जो कि एएनपी से ताल्लुक़ रखते हैं और वो सेक्रेटरी इतलात हैं पीडीएम के, उन्होंने किया कि जी लीडर ऑफ अपोजिशन मुस्लिम लीग नून को जाएगा।
सही। अनफॉर्चुनेटली जो 12 मार्च को हुआ, पहले कैमरास लगाए गए, वो बात ना बनी, तो फिर उन्होंने 7 वोट रिजेक्ट किए जो कि कानूनन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हिस्से में आते थे। उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अनफॉर्चुनेटली लूज कर गए, गफूर हैदरी साहब भी लूज कर गए। सेकंड मरहले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन आप हमें दे दें। उस पे असूली बात की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने। उन्होंने कहा कि जो चीजें तय हो जाती हैं उनको रीओपन नहीं करना चाहिए, ये सियासत का बड़ा ये असूल सारे है। इजलासों में मुतफिका फैसले हुए थे आप बता रहे हैं, और सबकी मौजूदगी में हुए थे। बिल्कुल मौजूदगी में हुए। ये टीवी अखबारों पे आए हुए एक दिन नहीं, ये 2 हफ्ते इनका चर्चा होता रहा। हाँ। नेशनल प्रेस में, टीवी टॉक शोज में कि जी ये पीडीएम ने तय किया है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट में चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, अब्दुल गफूर हैदरी साहब डिप्टी चेयरमैन, और मुस्लिम लीग नून के हिस्से में लीडर ऑफ अपोजिशन की स्लॉट आई है। लेकिन अब वो उज़र बता रहे हैं, जब भी उनसे सवाल पूछते हैं हम लोग कि भाई जब एक चीज तय हुई, जब मुत्तफिका फैसले हुए, तो आप लोग पीछे क्यों हटे? नंबर 1 वो जवाब देते हैं कोई मुत्तफिका फैसला नहीं हुआ, हम पर इम्पोज करने की कोशिश की जा रही थी जिसको हम नहीं मानेंगे। नंबर 2 वो कहते हैं जब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग के पास है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा आप लोगों के पास है, तो कुछ तो आप हमें दें, तो अपोजिशन लीडर का ओहदा सेनेट में हमारा हक है। नंबर 3 वो कहते हैं कि भाई जब मेजॉरिटी भी हमारे पास है तो फिर कैसे कोई हमसे ये ओहदा मांग सकता है? मेरे ख्याल में हमें इस बहस में इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि ये भी कोई इतना बड़ा इख्तलाफ ना होता। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल हलीफ जमातों की जो उनकी सपोर्ट है वो लेने में कामयाब हो जाती हैं। आप सब ने देखा कि पीडीएम में शामिल जो जमातें हैं उनमें से 5 जमातें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी हुई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सिर्फ एएनपी गई। तो ये एक वाज़ेह सबूत था कि वो लोग जिन्होंने बैठ के बातचीत में ये मामला हल किया था, उन्होंने दोबारा इस चीज़ को सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि ये ऑफिस, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये ऑफिस ऑफ ऑनर है, ये कोई हुकूमती ओहदे नहीं है कि जिनसे आपने को सूबे की बागडोर संभाल लेनी है या मरकज में आपकी हुकूमत कायम हो जानी है। आपको पता है कि 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो ने नादानी में कह दिया या ओवर कॉन्फिडेंट होकर उन्होंने बोल दिया कि देखिए हमने सेनेटर बनवा लिया गिलानी साहब को उन्हीं के वोटों से जिन्होंने नाअहल करवाया। अब कहीं एहसास हो रहा है कि पीपल्स पार्टी ने बदला लिया है आप लोगों से गिलानी साहब की नाअहली का? मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। हर बंदे की अपनी राय होती है और वो बात कह जाते हैं। गिलानी साहब ने आज भी मुझे 2 दफ़ा रब्ता किया। सलीम मांडवी वाला साहब बड़े संजीदा पॉलिटिशियंस में से हैं। उन्होंने कहा कि देखिए ये जो रिफ्ट है इसकी वजह से कई पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो इश्यूज हैं वो निगलेक्ट ना हो जाए और मुफादे आमा के जो काम फ्लोर ऑफ द हाउस पे होने हैं, जैसे लेजिस्लेशन है, जैसे ये कल कोविड वाली करारदाद थी, अपोजिशन मुत्तहिद थी इसको कैरी करने के लिए, हुकूमत की तरफ से ये कहा गया। लीडर ऑफ हाउस ने कहा कि नहीं जी हुकूमत तो बहुत अच्छा काम कर रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छा किया। हमने कहा भी बता दें, स्टैटिस्टिक्स ये बता रहे हैं। आज भी मेरी उनसे बातचीत हुई है और वो ये समझते हैं कि जो माजी में हुआ वो गलत था, उसमें चीजें इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। पीटीएम का मुस्तकबिल क्या है अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी निकल जाती है? एएनपी ने कह दिया तो हम तो अगर जवाब दें असफंद यार वली को हैं। कल शहरी रहमान साहिबा ने मेरे प्रोग्राम में कहा हम अगर किसी को जवाब दे हैं तो वो अवाम है, कोई किसी को शो कॉज नोटिस नहीं भेज सकता। माजी में भी इत्तेहाद बने हैं, कभी इस तरह की जो है ना वो मिसाल नहीं देखने को मिली। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी निकल जाती है तो क्या मुस्तकबिल है इस पीडीएम का? सर मैं तो बुनियादी तौर पे ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मैं हमेशा मस्बत सोच रखता हूँ। पीडीएम के मकासद बड़े डिफरेंट और बड़े हैं और आज भी जो मेरी गुफ्तगू हुई है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स हैं सेनेट के अंदर, उनकी राय में जो माजी में हुआ वो गलत था। ये सारे लोग ये बात मानते हैं कि अगर चेयरमैन सेनेट बाप पार्टी से हैं, डिप्टी चेयरमैन सेनेट बाप पार्टी से हैं, तो फिर लीडर ऑफ हाउस बाप पार्टी की सपोर्ट से बना है, तो फिर बाप पार्टी के लोगों के साथ ही अपोजिशन लीडर बनाना ये कोई बात समझते वाला तर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें हो गई। हमें मुल्क के वसी तर मफाद में जो आपने इंट्रो में बात की वो बहुत जायज़ बात है और वो असल मसला है कि इस वक्त जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं वो गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर उनकी बैड गवर्नेंस और उनका महंगाई पे कंट्रोल ना कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पिस रहा है। मैं समझता हूँ कि हम लोग जब पार्लियामेंट में आते हैं और जब हम हलफ लेते हैं बतौर एमएनए या सेनेटर, उसमें हम कहते हैं
कि हम अपने अपने अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के ये हल्फ लेते हैं कि हम रियासत पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए दिलो जान से काम शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था कि हमारे ऑपोजिशन के नंबर्स अब सेनेट में ज्यादा हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आए और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो है ना वो तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं। तो आप लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो बाप से वोट ले लिए, तो कैसे वो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ फिर तहरीक अदम एतमाद लेकर आ सकते हैं? जिनसे वोट लिए उन्हीं के खिलाफ कैसे लाएंगे सर? यही हमारा कहना है। अगर वो उनको छोड़ भी दें तो उसके बावजूद उनके पास 24 वोट है, 27 वोट हमारे पास हैं। हमने उन्हें यही कहा था कि 51 लोगों के साथ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है चेयरमैन के खिलाफ। आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ खड़े होंगे। इस दफा वोटर्स को थोड़ा एजुकेट कर दें कि वो ठप्पा लगाएं उस जगह पे जहाँ पे के हुक्म दिया जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हो सकता है। ये तो अब उनका फैसला है, उन्होंने करना है। हमने तो उन्हें गैर मशरूत ये ऑफर कर रखी है कि अगर वो नो कॉन्फिडेंस मूव करते हैं तो हमारे 27 लोग, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 16 लोग हैं, JUIF के 5 लोग हैं, NP नेशनल पार्टी के 2, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और BNP के 2 लोग हैं, हम 27 लोग हैं। हम गैर मशरूत हमायत करेंगे अगर नो कॉन्फिडेंस मूव आती है पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग रहनुमा सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, रूस के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर पहुँचे हैं। अहम बात यह है इस दौरे की कि रूस के किसी भी रूसी वज़ीर ख़ारजा का 9 सालों के बाद पाकिस्तान का ये दौरा है। क्या अहमियत है इस दौरे की, मैं बात करूँगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। शाह साहब, सबसे पहले बात करना चाहूँगी, रूसी वज़ीर ख़ारजा, किसी भी रूसी वज़ीर ख़ारजा का 9 साल के बाद पाकिस्तान का ये दौरा है। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि रशिया और पाकिस्तान जो है इनके अच्छे ताल्लुकात और रूस खित्ते का इंतहाई अहम मुल्क है। सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दोनों ममालिक इस खित्ते में एक दूसरे से किस किस्म का ताउन चाहते हैं, किस किस्म का ताउन दरकार है दोनों ममालिक को एक दूसरे के लिए, तो सर इसका क्या जवाब है? देखिए, हमा किस्म की हमारी गुफ्तगू होगी जिसमें हमारे जो खित्ते की सूरत हाल है, अमन और इस्तेहकाम की, बिलखुसूस अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हमारा तबादला ख्याल होगा। हमारा हम चाह रहे हैं कि मशावरत से एक कोऑर्डिनेटेड पोजीशन बनाएं जिसमें अफगानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को तरजीह दें। इसके साथ साथ हमारी ये भी ख्वाहिश है कि हम अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को वुसअत दें। एनर्जी कोऑपरेशन के काफ़ी इम्कानात हैं, जो गैस पाइपलाइन है उसके रोशन इम्कानात हैं इन्वेस्टमेंट से। मैं समझता हूँ कि ट्रेड को बढ़ाने की जरूरत है, और इसके साथ साथ जो हमारा मल्टीलैटरल फोरम्स पर जो हमारा आपस में मशावरत है, तावन है, उसको देखने की जरूरत है। डिफेंस कोऑपरेशन, सर स्टील मिल की बहाली के लिए भी कोई सूरत निकल सकती है, उसकी इन्वेस्टमेंट अगर हो तो? किसकी जी? सर स्टील मिल। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन स्टील मिल में हम एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और उसमें हम बिल्कुल दावत देना चाहेंगे। जो रशियन कंपनीज हैं वो आए, इन्वेस्ट करें, और हम उन्हें इनवाइट करेंगे, विल वेलकम देम। सही। सर, रूस के वजीर खारजा दिल्ली से होकर आ रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ रशिया के देरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान हमेशा अमेरिका का इत्तेहादी रहा है, और फिर पाकिस्तान और रूस अफगानिस्तान में जो है ना वो बड़ा अहम पीस प्रोसेस के लिए उनका रोल है। लेकिन सर, जो भारत का रोल है शाह साहब, पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में टेररिज्म करवाना, क्या रशिया अपना असर रसूख, अपने ताल्लुकात को इस हवाले से पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकता है सर भारत पर? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि रूस के हिंदुस्तान के साथ बहुत पुराने और गहरे ताल्लुकात हैं, दरीना ताल्लुकात हैं। अब वो दिल्ली से तशरीफ ला रहे हैं। यकीनन मेरी कल जब उनसे मुलाकात होगी और जब हम रीजनल इश्यूज पे बात करेंगे तो यकीनन हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात ज़ेर बहस आएंगे, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल ज़ेर बहस आएगी, और रीजनल इशूज भी ज़ेर बहस आएंगे। मिडल ईस्ट की जो इवॉल्विंग सिचुएशन है उस पर तबादला ख्याल होगा।
सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी के जो इम्कानात हैं उस पर बात होती यकीनन। सही। अच्छा शाह साहब, पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारत को लेकर जो इतनी बहस हुई, इतना गर्मा गर्मी हुई, मीडिया पर बड़ी तनकीद हुई कि ACC का फैसला, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो एक हैट पहनकर कोई फैसला करते हैं फिर अपने ही फैसले की नफी कर देते हैं। सर, एक पॉजिटिव एंगल इसमें बड़ा ज़बरदस्त है कि प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के फैसलों को अहमियत देते हैं, अपने फैसले इम्पोज नहीं करते हैं। ये पॉजिटिव एंगल तो हुआ। ये दूसरी बात ये है सर कि जिन वजूहात की बिना पर काबीना ने इस फैसले को रिजेक्ट किया, मौखर किया, मुस्तरद किया, सर क्या जब उसकी मंजूरी दी जा रही थी ECC की तरफ से या प्राइम मिनिस्टर उस समरी को मंजूर कर रहे थे, सर क्या वो वजूहात उनके जहन में उस वक्त नहीं थी कि बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं कश्मीर का मसला हल किए बगैर अगर हम इसको आगे लेकर चलते हैं? देखिए, आप भी उसी बहस का शिकार हो रही हैं जो नासमझी पर मबनी है। बात यह है कि फैसले का अख्तियार काबीना का है। जो ECC का फोरम है वो इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस करता है, वो काबीना से बालातर नहीं है, बल्कि काबीना ECC फैसलों को इंडोर्स करती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, मुस्तरद भी कर सकती है, तरमीम भी कर सकती है, उन पर नजरसानी के लिए मौखर भी कर सकती है। और ऐसा ही हुआ कि काबीना ने जो तिजारत का मामला था हिंदुस्तान के साथ उस पर तबादला ख्याल हुआ, उसको मौखर किया गया, असर नौ देखा गया। और फिर जो ओवरऑल सिचुएशन है, एक इकोनॉमिक एंगल है, दूसरा स्ट्रेटेजिक एंगल है, तीसरा पॉलिटिकल एंगल है, कश्मीर की सूरत हाल है, वहाँ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं, तो पूरी एक लार्जर तनाजुर में देखा गया तो फैसला ये हुआ कि फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है करना। सही, ठीक है सर। ये जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को खत्म करने का नोटिफिकेशन हुआ, किसका प्रोपेगंडा था सर? ये शाह साहब किसकी ये साजिश थी? फिर वजीर आला पंजाब को ऐसे कैसे हो सकता है एक नोटिफिकेशन जारी हो जाए और उनको पता ही ना हो, और फिर बाद में जब शोर मचे, जनूबी पंजाब के लोग शोर मचाएं, हंगामा बरपा हो, फिर उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया जाए? सर ये किसकी साजिश थी? देखिए, जिसकी भी थी बेनकाब हो गई और दफन कर दी गई, और वजीर आला ने उसका फिल फॉर नोटिस लिया और उन्होंने उसको नोटिफिकेशन को, चूंकि ना उनसे उसकी मंजूरी दी गई ना काबीना ने इसको इंडोर्स किया, उन्होंने उसको मुस्तरद किया और कहा कि जो हमारा मौक़िफ़ है, जो हमारा नस्बुलैन है, जो तहरीक इंसाफ के मंशूर में चीज लिखी है, जो इमरान खान साहब के फैसले हैं, हम उन पर कारबंद रहेंगे। उन्होंने एक काबीना की जो वजीर खजाना है पंजाब के हाशिम जमां बख्श साहब, उनकी सरबराही में जनूबी पंजाब के वज़रा पर मुश्तमिल एक सब कमेटी, कैबिनेट की सब कमेटी तश्कील दे दी है। आज उसका पहला इजलास भी हुआ। सर ऐसे लोगों को एक्सपोज होना चाहिए ना सर, जो आप लोगों की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो आप लोगों का एक मकसद है जिसका आप लोगों ने नारा भी लगाया था इलेक्शंस में। सर अगर आपकी कोशिशों को कोई सबोटाज करने की कोशिश करता है, उसको एक्सपोज भी होना चाहिए। इसका मतलब एक टोला ऐसा मौजूद है। जी बिल्कुल, देखिए ये कोई नई बात नहीं है। स्टेटस को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हमेशा मौजूद होते हैं और नई राहें तलाश करने वाले भी मौजूद होते हैं। तो स्टेटस को जो है, जो चाहते थे लोग बरकरार रहे, उनकी एक नाकाम कोशिश है, और नाकाम कोशिश जो है वो इंशाल्लाह सिरे नहीं चढ़ेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ का वाज़े एक कमिटमेंट है अपने मंशूर में कि हम जनूबी पंजाब को इंशाल्लाह एक अलहदा सूबा की शक्ल देंगे। इस वक्त हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, लेकिन जो अख्तियारात को निचली सतह पर उसको मुख्तस करना है और डिवॉल्व करना है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इक़दाम हम कर सकते हैं वो हम कर गुजरेंगे। और मैं आज एक दावे से बात कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ जब करने चली है और कर रही है और कर चुकी है, तहरीक इंसाफ की कल को हुकूमत हो न हो, ये जो बीज आज बोया जा रहा है ये तनावर दरख्त बनेगा, और कोई चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो,
चाहे कोई और जमात हो, इसको अब वापस नहीं लपेट सकेगी। और अगर किसी ने लपेटने की कोशिश की, लेकिन तो सर कुछ अफसरान को शिकायत थी कि उनको बात तो बीबी सुनिए, जनूबी पंजाब के तमाम मुंतखब नुमाइंदगान, और इसमें जमातों से बालातर सोच है, अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड। 4 करोड़ जनूबी पंजाब के जो अवाम हैं, लोग हैं, वो बिल्कुल एक दीवार और चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे और ऐसा नहीं होने देंगे। जनूबी पंजाब के ताजिर, जनूबी पंजाब के वुकला, जनूबी पंजाब के मुंतखब नुमाइंदगान सब यकसुई से वहां के लोगों के, महरूम लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जनूबी पंजाब के साथ जो सुतेला सलूक होता रहा, उसको अब उसके खात्मे का वक्त आ चुका है। लेकिन सर कुछ अफसरान की ये भी तो शिकायत थी ना कि उनको तैनात किया गया लेकिन इख्तियारात नहीं दिए गए, फिर बाला बाला उन्होंने खामोशी से फिर अपने तबादले करवाए। सर ये भी बहुत ज्यादा शिकायत थी वहाँ पे अफसरान। इख्तियारात जो पहले देरी में कुछ हिचकिचाहट हुई, लेकिन फिर इख्तियारात दे दिए गए। बात ये है कि हमारे अफसरान को भी थोड़ी सी आदत डालनी चाहिए लाहौर से बाहर निकलने की। लाहौर छोड़ने को जी नहीं चाहता उनका। सही। अब आप कहते हैं कि गवर्नेंस करनी है, गवर्नेंस कैसे हो सकती है कि आप दारुल खिलाफा से बाहर ना जाएं? मैं पूछना चाहता हूं कि कितने सेक्रेटरीज हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी मरतबा जो साबका आईजीज थे, चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने दूर अफ्तादा इलाकों का दौरा किया, तहसीलों का दौरा किया। फिरता तो कोई है नहीं। गुर्बत जहां है, महरूमी जहां है, जी पसमानदगी जहां है, वहां तो कोई जाता नहीं है। सही। इसलिए और फिर दूसरी बात यह है कि जब सूबे की आप आबादी को देखें, उसका हुजूम देखें, इसको गवर्न करना आसान नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसी बात आई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पंजाब को तकसीम किया और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में तकसीम किया, और वक्त आ गया है कि ये इस तादाद से जो इस वक्त जो पंजाब की आबादी है वो बेशतर यूरोपीय ममालिक से ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। गवर्न करना मुमकिन नहीं है। तो इन सब चीजों को इंतजामी बुनियादों पर डिलीवरी मैकेनिज्म को, डिलीवरी सर्विसेज को बेहतर करने के लिए तहरीक इंसाफ इमरान खान ने यह फैसला किया। आखिरी सवाल का जवाब दे दें, अमलन पीडीएम आज से टूटना शुरू हो गई है, हुकूमत कितना हल्का महसूस कर रही है शाह साहब? देखिए, मेरा आप बयान उठा लीजिए, कई मरतबा मैं कह चुका हूं माजी में कि पीडीएम एक गैर फिक्री अलायंस है, ये देरपा नहीं होगा। ये मैंने कई माह पहले कहा था। ये मफादात का एक मजमुआ है जिसकी खातिर चंद लोग इकट्ठे हुए हैं, और ये साथ रहेंगे नहीं, क्योंकि इनकी कोई ना नजरियाती वाबस्तगी है ना हमआहंगी है सोच की। फिर आपने देखा कि ANP ने अलहदगी अख्तियार कर ली। देखिए, पीपल्स पार्टी भी आप कह रही है कि हम इनके जो नोटिस है उसको रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे। मैंने तो टेलीविजन पे उनका बयान, जनाबे ये जो है कायरा साहब, उनका बयान सुना है। जी हाँ, शहरी रहमान साहिबा ने कल मेरे प्रोग्राम में कहा था ये कौन होते हैं जवाब मांगने वाले, हम तो आवाम को जवाब। शहरी रहमान साहिबा ने कहा। और देखिए दूसरी बात ये है, फिर आप देखिए सेनेट में आपने देखा कि तकसीम हो गई पीडीएम। तारड़ साहब को पार्लिमानी लीडर तकसीम बनाया गया, और आज बात हो रही है कि असली ऑपोजिशन और नकली ऑपोजिशन की। ईरानी साहब को बहुत से लोग तस्लीम नहीं करते, तारड़ साहब को बहुत से लोग तस्लीम नहीं करते, लेकिन ये उनका अंदरूनी मामला है। मैं इस पे क्या राय दे सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे साथ थे। सर थैंक यू वेरी मच। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पिछले महीने मार्च में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आइंदा इंतखाबात से पहले इंतखाबी इस्लाहात और कानून साजी के लिए तमाम पार्लिमानी जमातों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को ख़त लिखा, जिसमें कहा गया कि हम चाहते हैं कि आइंदा आम इंतखाबात से पहले इंतखाबी इस्लाहात हो जाएं। शफाफियत को बरकरार रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल की तजावीज़ पर कानून साजी की ज़रूरत है।
हालिया सेनेट इंतखाबात में एक मरतबा फिर पैसा चला, करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। ये मतन था उस ख़त का। और अब इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म ने आज सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र से मुलाकात की और कहा कि इंतखाबी इस्लाहात पर जो काम है यह हंगामी बुनियादों पर शुरू किया जाए। इंतखाबात में बदउनवानी और पैसे के इस्तेमाल को रोका जाना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मौजूद हैं। उनकी आज प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई है, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब आपका। अली ज़फ़र साहब, ये बात एक हकीकत है कि इंतखाबी इस्लाहात जो हैं वो नागुज़ीर हो चुकी हैं। हमारी मुल्क की तारीख़ में शायद ही कोई एक ऐसा इलेक्शन हो जिसमें धांधली का शोर ना मचा हो। आज जिस प्राइम मिनिस्टर से आप मुलाकात करके आए हैं ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने धांधली पर जो है ना वो 126 दिन का ये धरना भी दे चुके हैं। आज आपकी मुलाकात में क्या उन्होंने आपको डायरेक्शंस दी, क्या हिदायत दी कि किस तरह और ज़रूरत है हमें इंतखाबी इस्लाहात करने की? जी देखें, एक तो बहुत क्लियर बात है और मेरे सबके ऊपर वाजे है, और वो ये है कि जब भी इलेक्शन, जिसका आपने जिक्र भी किया, कि जब भी इलेक्शन होता है तो कोई ना कोई जो हारने वाला है वो कोई ना कोई डिस्प्यूट या कोई एलिगेशन या कोई इल्ज़ाम लगा देता है कि ये इलेक्शन जो है ये दुरुस्त नहीं हुआ, और उसकी कई वजूहात होती हैं। इस चीज को खत्म करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेके चलें और उनके साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है, जो बुनियादी एक जमहूरियत का जिसकी जरूरत है वो आप आगे लेके चलाएं। मसलन उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक डायरेक्शन दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप वोटिंग ऐसी कराएं जो सीक्रेट भी हो, जो खुफिया भी हो, लेकिन उसके साथ साथ उसमें एक ऐसा एलिमेंट हो जो कि ट्रेसिबिलिटी हो उसकी, आपको पता चल सके किसने वोट किया है अगर करप्शन का उसमें कोई एलिमेंट आए या करप्शन का उसमें कोई इशू हो। तो ये जो एस्पेक्ट है उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर भी कानून साजी के और या रूल की तब्दीली में और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसके साथ इन्वॉल्व करें ताकि ये हम इसको सारे प्रोसेस को आगे लेके जा सकें। सर वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सारा मसला आकर रुकता है जब हुकूमत ने तरमीम करनी है, कानून साजी करनी है, जिसके लिए ऑपोजिशन का साथ बैठना ज़रूरी है सर। लेकिन ये ऑपोजिशन इस हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं है। एक तरफ ऑपोजिशन कहती है जब इस हुकूमत के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, तो ये बाहर आकर एनआरओ की गर्दान जो है ना वो गर्दानना शुरू हो जाते हैं, उसकी बात करना शुरू हो जाते हैं। तो सर ऐसे माहौल में जब ऑपोजिशन के खिलाफ केसेस का महाज भी खुला हुआ है, अब स्विस बैंक अकाउंट्स केसेस भी खुलने जा रहे हैं जरदारी साहब के खिलाफ, तो आपको लगता है कि ये ऑपोजिशन जो है वो इस हुकूमत के साथ बैठने को तैयार होगी? इलेक्शन कमीशन का तो मामला बाद में आता है, मसला ये है कि जिन लोगों के साथ बैठकर आपने कानून साजी करनी है वही बैठने को तैयार नहीं है सर। जी देखें, एक वक्त आया था जब एक सो कॉल्ड अलायंस बनी थी पीडीएम की, और वो पीडीएम की अलायंस का मकसद एक था, वो ये था कि हुकूमत को नुकसान पहुंचाया जाए, इसको हटाया जाए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी ऑपोजिशन में, पीपल्स पार्टी भी, पीएमएलएन भी, जेयूआईएफ भी, एएनपी भी, वो सब इकट्ठे होकर उन्होंने फैसला किया कि हम हटा देंगे, और उन्होंने जलसे जुलूस करना शुरू कर दिए। लेकिन उसके बाद उन्होंने रियलाइज किया और हम सब ने देखा कि वो जो पीडीएम थी वो खुद ही इम्प्लोड कर गई, खुद ही खत्म हो गई, और वो वापस पार्टीज जो हैं अपनी अपनी पोजीशन पे आ गई। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात हुई है मेरा ख्याल है पार्लियामेंट के लिए कि जब वो पॉलिटिकल पार्टीज ने रियलाइज कर लिया, जब उन्होंने ये देख लिया कि उनका जो गलत मकसद था हुकूमत को हटाने का वो नाकाम हो गया है, तो उन्होंने अब वो वापस पार्लियामेंट में आ गए हैं सारे, और अब पार्लियामेंट में वापस आने के बाद उनका एक ही जिम्मेदारी रह जाती है, और वो ये है कि अब जो पार्लियामेंट का असल काम है कानून साजी करना वो करें। हमने ये देखा कि सेनेट का पहला इजलास हुआ कल, और कल ही एक बिल उसके ऊपर डिस्कशन हुई, उस पर बहस हुई, कोई आधा घंटा बहस चलती रही, एक एक लफ्ज पढ़ा गया, और उसके बाद फिर ये फैसला हुआ कि ये इसमें
इसको हम सारे एक्सेप्ट कर लें, और वो बिल पास हो गया। तो आपने पहली स्टेप देखी। तो इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि जो पीडीएम की टूट फूट है, हुकूमत इसको अपने फायदे में देख रही है। अच्छा सर, मेरा ख्याल है मुल्क का फायदा है। सही, ठीक है सिर्फ सर, हुकूमत का फायदा नहीं है, ये मुल्क का फायदा है, क्योंकि अब हम वाकई ही, मुझे यकीन है कि कानून साजी देखेंगे, लीगल रिफॉर्म देखेंगे। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो थे, उन्होंने भी अपनी जो पहली स्पीच की, उन्होंने यही कहा कि हम हुकूमत के साथ, बिल्कुल कहा गिलानी साहब ने, बिल्कुल कहा। अच्छा सर, इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर हुकूमती सतह पर न सिर्फ सवालात उठाए गए, बल्कि बात इतनी बढ़ गई कि पूरे इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का भी मुतालबा किया गया। अब सवाल ये है कि ऐसी क्या इस्लाहात की जाएं कि जो इलेक्शन कमीशन भी है, ये बगैर दबाव के अपने फैसले करके मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने के काबिल हो सके। ऑपोजिशन ने भी इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना दिया था, हुकूमत ने तो सिरे से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। ये देखिए, इलेक्शन कमीशन की जो मेरा ख्याल है गलती थी, या उनको जो करना चाहिए वो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको कहा कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लेके आए, उन्होंने पहली जो सेनेट का इलेक्शन हुआ पीछे, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है। सही। तो चलें, वो एक एक्सक्यूज था जो आप तो मान सकते हैं कि वक्त बड़ा कम था, इसलिए उन्होंने ये किया। लेकिन उसके बाद काफी दिन गुजर गए हैं, मुझे नहीं नजर आया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर क्या रिफॉर्म की है, या क्या कोई उन्होंने टेक्नोलॉजी पूछी है या इस्तेमाल करने के लिए कहा है। यहाँ मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तनकीद की जा सकती है, और तनकीद जायज होगी। या तो वो कह दें कि हमने ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ही नहीं करनी, वो एक इशू है। लेकिन अगर उन्होंने इस्तेमाल करनी है तो उसकी तरफ क्या काम हो रहा है, क्योंकि हुकूमत से तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई राब्ता नहीं किया कि आपके पास जो टेक्नोलॉजी है उसको आप हमारी मदद करें इसको लाने में, ताकि हम नेक्स्ट इलेक्शन उसको करा सकें। तो ये एक मेरे लिहाज से बड़ा एक मेजर इशू है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक नहीं किया। सही। सर, आखिरी सवाल, सर अगले इंतखाबात से पहले क्या ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है हुकूमत करने में कामयाब हो जाएगी? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इसको करना पड़ेगा। और ये मेरा ख्याल है ऐसी चीज है जो कि सिर्फ हुकूमत का इशू नहीं है, ये ऑपोजिशन जमातों का भी इशू है। सही। ये हर पॉलिटिकल पार्टी का इशू है, ये हमारे सारे सिटीजन्स का इशू है। ये इसको, इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल हमने हल करना ही है। ठीक है। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे, अगले इलेक्शन में दोबारा फिर धांधली का शोर मचेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान इंसाफ के रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान महंगी तवानाई का मसला हल करने के लिए मुसलसल मसरूफ़ अमल हैं, तो दूसरी तरफ पेट्रोलियम डिवीज़न के मातहत पाकिस्तान LNG लिमिटेड कंपनी की जानिब से गैर मुल्की कंपनियों को पोर्ट चार्जेस के नाम पर 7 अरब रुपए इजाफी अदा किए जाने का इंकशाफ हुआ है। गैर मुल्की कंपनियों को इजाफी अदायगियों के बायस पाकिस्तान में आवाम को महंगी गैस फरोख्त की गई। नाइट एडिशन को मौसूल 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक MD पाकिस्तान LNG अदनान गिलानी और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नदीम नज़ीर ने कौमी ख़जाने को भारी नुकसान पहुंचाया। इंक्वायरी कमेटी ने पोर्ट चार्जेस की मद में LNG सप्लायर्स को की जाने वाली जायद अदायगियों के मामले की हकीकत, वाक़यात के दौरानिये और मुलव्विस अफसरान के किरदार का जायजा लेकर रिपोर्ट को मुकम्मल किया। नैब ने अब जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पेट्रोलियम डिवीजन से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब की है। दूसरी तरफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंतहाई हसास डेटा गैर महफूज हाथों में चला गया है। 11 रोज बाद SECP को लैपटॉप मौसूल हुआ है। ये लैपटॉप किसके पास था और कौन सा डेटा कॉपी करवाने की कोशिश की गई, इसी पर मैं पहले बात करूंगी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। बहुत ही ख़तरनाक ये बात है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंतहाई हसास डेटा जो है
इसको हैक करने की कोशिश की गई, लैपटॉप चोरी हुआ था, कि कुछ पता चला कि कौन लोग थे, किसने ये डाटा चुराने की कोशिश की? जी शादी, ये मामला ये है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान चूँकि मुल्क भर के कॉर्पोरेट सेक्टर, फिनेंशियल सेक्टर को देखता है और उसका बहुत हसास डाटा होता है, बिलखसूस कमिश्नर्स के पास जो SCCP के साथ काम करते हैं और उनका लैपटॉप मुस्तकिल उनके ज़ेर इस्तेमाल होता है। ताहम SCCP ने अपने एक रूल्स डिफाइन किए हुए हैं कि जब भी कोई कमिश्नर रिटायर्ड होगा उसके आखिरी दिन उससे लैपटॉप ले लिया जाएगा और उस लैपटॉप को फॉर्मेट कर दिया जाएगा ताकि उससे कोई डाटा कॉपी ना हो सके और किसी और के इस्तेमाल भी ना आए। शौकत हुसैन अब्बासी साहब जो कि 26 मार्च को रिटायर हुए, मौसूफ की तैनाती हुई थी साबिक मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में बतौर चेयरमैन SCCP। शॉर्टेस्ट टाइम में उन्होंने तरक्की हासिल की थी, लेकिन इमरान खान साहब ने इक़्तिदार संभालते ही फौरी तौर पर उन्हें ओहदे से हटा दिया था और फिर वो दोबारा चेयरमैन से डिमोट होने के बाद वो बतौर कमिश्नर उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी। लेकिन जब उनका आखिरी दिन था वो लैपटॉप अपने साथ ले गए। SCCP के लोग तक वो दो करते रहे, राब्ते करने की कोशिश की गई कि आप हसास डाटा इसमें मौजूद है, आप इस लैपटॉप को अपने घर नहीं रख सकते, आप लैपटॉप वापस कीजिए। 11 रोज बाद ये लैपटॉप SCCP को वापस मिला और वहां पर भी भरपूर कोशिश की गई कि इस लैपटॉप में जितना डाटा है उसको कॉपी करवा लिया जाए, लेकिन उसकी इजाजत नहीं दी गई क्योंकि इसमें बहुत सी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है डिसीजन मेकिंग से मुतल्लिक और बहुत सी ड्राफ्टिंग होती है। अल्टीमेटली वो जो लैपटॉप है रिकवर कर लिया गया है, लेकिन लैपटॉप तो रिकवर हो गया, लेकिन उस लैपटॉप से जो मवाद कॉपी हुआ होगा उस बारे में कुछ पता चला? देखिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 11 रोज तक जिसकी कस्टडी में रहा, अब इसका तो फोरेंसिक ऑडिट हो तो पता चल सकेगा कि किस टाइम पे किस तरीके से उसमें से डाटा कॉपी करने की कोशिश की गई, लेकिन असूली तौर के ऊपर आखिरी रिटायरमेंट के आखिरी दिन वो लैपटॉप सरेंडर होना था, उसको मुकम्मल तौर पर फॉर्मेट होना था ताकि उसमें कोई डाटा ना रहे और ना ही कोई और उसको इस्तेमाल कर सके। सही। अच्छा, अब ये पेट्रोलियम डिवीजन के तहत पाकिस्तान LNG लिमिटेड कंपनी की तरफ से जो गैर मुल्की कंपनियों को पोर्ट चार्जेस के नाम पर 7 अरब रुपए इजाफी अदायगियां की गई और जो नाम सामने आए हैं साबिक MD पाकिस्तान LNG अदनान गिलानी और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नदीम नज़ीर, जिन पर कहा गया है कि इन्होंने कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया, क्या नैब ने अब कार्रवाई करनी है इनके खिलाफ? शादी, देखिए अभी पेट्रोल स्कैंडल के मुतल्लिक जो एक इशू बना था वो थमा नहीं, लेकिन एक और पेट्रोलियम डिवीजन में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। चूंकि पेट्रोलियम डिवीजन के आला हुकाम ने सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी साजिद महमूद काजी की सरबराही में एक 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम की थी कि इस मामले का जायजा लिया जाए कि पाकिस्तान LNG लिमिटेड किस तरीके के साथ गैर मुल्की कंपनियों को पोर्ट चार्जेस के नाम के ऊपर कितने $1 मिलियन इजाफी दे चुकी है, जिसकी वजह से LNG मुबैना तौर के ऊपर उसकी कीमत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, अवाम पर, कौमी खजाने पर बोझ पड़ा। इस कमेटी ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल की और जिसकी कॉपी नाइट एडिशन को मसूल हुई है, जिसमें बताया गया है कि जो साबिक MD अदनान गिलानी हैं उन्होंने इजाफी अदायगियों के नतीजे में $1 करोड़ 80 लाख का नुकसान पहुंचाया। नदीम नज़ीर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, उन्होंने $2 करोड़ 75 लाख का नुकसान पहुंचाया। इसके साथ अब नैब भी इस मामले की इंक्वायरी कर रहा है। नैब ने खत लिखा पेट्रोलियम डिवीजन को और ये इंक्वायरी रिपोर्ट नैब हुकाम के हवाले कर दी गई और इस मामले का जायजा लेंगे। इसके साथ साथ जब हमने राब्ता किया कि अदनान गिलानी साहब से भी इस मामले का मौक़िफ़ हासिल किया जाए, तो उनका यह कहना था कि जुलाई 2019 में मैंने ही इस मामले की निशानदही की थी, चूंकि PSO की वजह से गुज़श्ता 3-4 साल से गैर मुल्की कंपनियों को भारी अदायगियां हो रही थी, तो मैंने इस मामले को टेकअप किया, लेकिन अगस्त 2019 में मुझे ओहदे से हटा दिया गया और अब मुझे ही इसमें जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि ये मेरा क्रेडिट है कि मैंने इस मामले की निशानदही की। इस रिपोर्ट में एक और मामला टेकअप किया गया कि अदनान गिलानी साहब यक वक्त अमेरिकन कंपनी बिटकॉइन के भी MD थे। इस मामले की भी इंक्वायरी करने की बात की गई नैब के हवाले से, जबकि अदनान गिलानी ने इस मामले को भी तरदीद की है। उनका यह कहना है कि अमेरिकन कंपनी बिटकॉइन से मुतल्लिक है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थे, MD नहीं थे। यकीनन मजीद कार्रवाई के बाद ही हकायक सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल इकबाल भट्टी मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।